स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चाणक्य में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस खास पेशकश में हम सियासत से जुड़ी किसी बड़ी हस्ती से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, और उस बिहार के विधानसभा चुनाव में चाणक्य की भूमिका कौन निभा सकता है, कौन किस तरह से कितनी सीटों को प्रभावित कर सकता है, कौन चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। बिहार की स्थिति क्या है, आर्थिक हालात कैसे हैं, सामाजिक हालात कैसे हैं, या फिर सियासी हालात कैसे हैं, तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आज इस विषय पर बात करने के लिए चुनावी चाणक्य में हमारे साथ हैं आरएलएसपी के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी। माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। शुरुआत तो बहुत सारे सवाल हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप बताएं कि बिहार के वर्तमान हालात को लेकर क्या सोचते हैं। बिहार की अभी जो वर्तमान हालात है, हर जगह बिहार चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज से नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से बिहार जो है गलत कारणों से चर्चा में रहा है, अच्छे कारणों से में नहीं रहा है। और अभी जिस कारण चर्चा में है, पूरे देश की चिंता अगर कहीं लगी हुई है तो बिहार के लिए ही लगी हुई है, जिसकी आपने जिक्र किया कि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण एक पेंडेमिक जो है महामारी का रूप ले चुका है, और दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका भी देखने को मिल रही है। तो एक साथ दो फ्रंट पे नहीं मैं कह सकता हूँ, बिहार 3 फ्रंट पे लड़ रहा है। मुझे लगता है जनता को जितना एफर्ट डालना चाहिए, जनता की तरफ से एफर्ट में कहीं कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर जहाँ से ज़्यादा एफर्ट होना चाहिए था, जिससे ज़्यादा आशाएं थी, वो बिहार सरकार से है। और बिहार सरकार कि पूरे दावे की पोल जो है वर्तमान में खुलने का काम हुआ है। अगर एक एक चीज़ पे अगर विश्लेषण करें तो अगर महामारी का रूप अगर कोरोना ने लिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही है, लेकिन बिहार सरकार को जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि दूसरे प्रदेशों में यहाँ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, दूसरे प्रदेशों में यहाँ से ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, फिर बिहार ही क्यों? अभिषेक जी, थोड़ी समझने की बात है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। अन्य प्रदेशों की बात करें तो हम और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कई सारे स्टडी ऐसे हुए हैं कि वहाँ पीक पे पहले पहुँच गया था। अब जो है वो धीरे धीरे संक्रमण का रेट घट रहा है। यहाँ बिहार में संक्रमण रेट बढ़ रहा है। जब बिहार के पास वक्त था, 3 महीने 4 महीने का वक्त मिला, जब बिहार में संक्रमण काफ़ी नीचे था, जब अन्य प्रदेशों से हम लोग तुलना करते हैं, बिहार सरकार अगर उस समय थोड़ा सा सजग रहती, अगर आइसोलेशन वार्ड से लेके, वेंटिलेटर से लेके, अस्पतालों की व्यवस्था से लेके, केंद्र सरकार से मदद लेके, डबल इंजन की सरकार थी, कहीं भी मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार नहीं मदद करती तो आज ये वस्तु स्थिति नहीं होती। हालांकि ये समस्या बहुत सारे प्रदेशों में है, बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह की, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार भी मान रही है, दुनिया मान रही है कि कोरोना जैसी महामारी पहली बार इस तरह की दुनिया में आई है, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो हमारे पास थी ही। अभिषेक तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बस सिर्फ विपक्ष में होना ही टारगेट करने का एक बहुत बड़ा कारण है? अभिषेक जी देखिए, अभी इस पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कोरोना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में है, विश्व के सभी देश इससे जूझ रहा है, लेकिन जूझने का भी एक तरीका होता है, जज्बा होता है। आप देखिए बिहार की स्थिति क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। मैं नहीं कहता हूं, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो होता है, हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा है, अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा है, तमाम अन्य प्रदेशों के मुखिया को भी देखा है, लेकिन आप बिहार के चीफ मिनिस्टर का उदाहरण ले लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उदाहरण ले लीजिए। जब आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, जितने भी नियम आपने बनाए हैं सारे नियम का पालन करके। और आप तो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए तो सारे नियम के, आप तो जो चाहेंगे वो होगा, फिर भी आप फ्रंट फुट पे आपके नहीं खेले। नीतीश कुमार की सरकार को एक तरफ करके और वहां पर आपके गठबंधन की, आपकी पार्टी की सरकार को वहां रखने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरा बताएं कि क्या हो सकता था बेहतर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, क्या इस संक्रमण को रोका जा सकता था? जो इतनी संख्या है, अभी 30,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, और अभिषेक जी में इस संक्रमण जो है ना, आप आने वाले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आप देखेंगे कि संक्रमण किस लेवल पे बढ़ता है। ईश्वर न करे, कोई किसी की कल्पना भी न करे कि जैसे संक्रमण का जैसे बढ़े, लेकिन वास्तविक बात यह है कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डेली जो आंकड़े आ रहे हैं 2000, 4000, 5000 और आगे भी बढ़ेंगे। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आखिर अगर हम लोग सत्ता में रहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, बेहतर कैसे हो सकता था सिचुएशन जो है। जैसे मैंने पहले बोला कि कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टीका नहीं है। अभी इसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस इन की, आप मास्क का यूज करें। जब बिहार में कोरोना बहुत लिमिटेड था, मैं भी क्षेत्र में रह के आया हूं अभिषेक जी, वहां कुछ भी न लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया,
न सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया गया, न लोग मास्क लगाते हैं। और ग्रामीण इलाके में तो आप चले जाइए, बड़ी विचित्र स्थिति है। सरकार ने तो सारे नियम बना दिए, लेकिन नियम का पालन करवाने का भी काम सरकार का ही होता है। लेकिन इस पर बहुत सारी सियासत हुई, बहुत पॉलिटिक्स हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल बयान आए। सवाल ये उठा कि विपक्ष ने पहले सरकार पर दबाव बनाया और कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों में, उनको वापस लेकर आइए। तब सरकार कह रही थी कि अगर उन्हें वापस लाने का प्रयास हम करते हैं तो संक्रमण फैलेगा, और ये सरकार भी जानती थी, ये हम भी जानते थे, ये आप भी जानते थे कि संक्रमण फैलेगा। विपक्ष के दबाव में सरकार ने फैसला किया और लेकर आई सरकार सबको। संक्रमण फैल गया। अब विपक्ष इस पर भी कह रहा है कि संक्रमण क्यों फैला। तो यानी क्या विपक्ष ने एक स्ट्रेटेजी के तहत ये करवाया था? अभिषेक जी, मैं नहीं इस चीज़ को मानूंगा कभी भी कि संक्रमण जो है, जो प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है, उनके कारण हुआ है। इस पेंडेमिक में कोई भी व्यक्ति अगर जो अपनी मातृभूमि जहां उसका घर हो वहां जाना चाहेगा। ये स्वाभाविक नेचुरल चीज़ है, आपदा का चीज़ है। आप कैसे मना कर सकते हैं कि अगर आप तमिलनाडु में बिहार के लोग हैं, तमिलनाडु से आप बिहार नहीं आएंगे? यह कभी नहीं हो सकता है। अगर आपने लाया ही है, विपक्ष के दबाव में ही लाया है, या आप सरकार की भी मंशा अगर अच्छी है, आपने अगर लाया है, तो स्वाभाविक है उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस था। आप क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था अगर दुरुस्त रखते, टेस्टिंग की संख्या अगर बढ़ा के रखते। अरे क्वारंटीन सेंटर कुछ भी नहीं था अभिषेक जी, मैं बता रहा हूं। आप एक स्कूल को आप क्वारंटीन सेंटर, मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे डॉक्टर भी और बिहार के डॉक्टर भी ये दावा करके कह दें कि वो क्वारंटीन सेंटर है, मैं नहीं कहता हूं। उसको क्वारंटीन सेंटर नहीं माना जा सकता है। उसमें कुछ भी नियमों को पालन नहीं किया गया है, संक्रमण उस रूप में बढ़ा है। कि बिहार में या पूरे देश में भी मैं कह रहा हूं कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ दशकों में या पिछले कुछ वर्षों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अगर ये बात आप ऐसे कह सकते हैं तो ये बात शायद सत्ता पक्ष के साथ बैठकर बातचीत की जा सकती थी, विपक्ष से चर्चा हो सकती थी। अभिषेक जी देखिए, दो तीन चीजें होती है। और मैं विपक्ष की मीटिंग भी हुई थी विपक्ष के साथ। मैं राजनीतिक आप जरूर कहेंगे कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक बातें करूंगा, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट भी कभी सोचता हूं। जो सत्ताधारी गठबंधन है, जो 15 साल इन लोगों को मौका मिला, और इस बात की चर्चा पूरे बिहार में है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 सालों में जो डेवलपमेंट करना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को, अगर मुझे ही बिना काम के अगर 15 साल मौका मिल जाए तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा, मैं इगोइस्ट बन जाऊंगा, मेरे अहम आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि में होने सोचूंगा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। सेम स्थिति बिहार सरकार की अभी है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो बिहार की सियासत परिदृश्य है, जो बिहार का सियासी परिदृश्य, उसमें लगता है कि विपक्ष बहुत एकजुट या संगठित तौर पर दिख रहा है? विपक्ष एकजुट तो मैं नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरह संगठित है आज के दौर में, लेकिन समय का तकाजा है कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में विपक्ष जो है निश्चित रूप से एकजुट होगा, क्योंकि बिहार की जनता इस वर्तमान सरकार से निजात चाहती है। ये सरकार जो है ना हर फ्रंट पे फेल रहा है। अभी कोरोना है, बाढ़ है, तमाम समस्याएं हैं। कभी भी विपक्ष एक साथ सक्रिय भूमिका निभाता नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं विपक्ष एक बार धरातल पर दिखता है? क्यों नहीं विपक्ष एक बार सड़क पर एक साथ नजर आता है? एकदम आपका क्वेश्चन एकदम जायज है, और इसी का फायदा माननीय नीतीश कुमार को मिलता है। नीतीश कुमार जी को फायदा इसी का मिलता है। नहीं तो इसमें चिंता नीतीश कुमार को तो करनी नहीं है ना, वो तो खुश रहेंगे ना कि इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। वही मैं बता रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां हैं बिहार में, सबको एकजुट होना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है नीतीश जी किस्मत के धनी हैं, उनको निश्चित रूप से चौथी बार भी मौका मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि नीतीश कुमार फिर से जीत जाते हैं चुनाव, आप क्या मानेंगे? देखिए, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं, पॉजिटिव वोट है, या आपको लगेगा कि विपक्ष के खिलाफ जनता है इसलिए? पहली बात देखिए कि जो नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बिहार में अभी हो चुका है। और चाहे वो पलायन की बात कर लें, रोजगार सृजन की बात कर लें, शिक्षा या तमाम तरह की रिपोर्टें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, हर तरह की बात कर लें, उसके बावजूद भी अगर हम लोग जितने विपक्ष में हैं, अगर सब हम लोग एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, वैसे मेरी पूरी इच्छा है और पूरी हम लोग की भी कोशिश है कि महागठबंधन एकजुट रहेगा और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। अगर 1% आपकी बातों को मान लूं कि अगर एकजुट नहीं रह पाता है और हम लोग साथ में नहीं लड़ पाते हैं और नीतीश जी पुनः अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मुझे लगता है बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य की ही बात होगी। और कहीं ना कहीं नीतीश जी को इसलिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्योंकि हम लोग की कहीं न कहीं कमियां रह गई, हम लोग एकजुट अपने आप को नहीं रख पाए, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं ले पाए। की गारंटी कौन देगा कि अगर कोई सरकार बदल जाती है और दूसरी सरकार, आपकी सरकार आ जाती है, तो आप बिहार में वो सारी तस्वीर को बदल लेंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनकी ब्रांच खुल जाएगी बिहार में? कौन कहेगा कि अगर मीडिया में काम करते हैं लोग या दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर एक पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा बिहार में?
अभिषेक जी, प्रतिस्पर्धा, आपके पूरी बात का जवाब मैं एक शब्द में दे सकता हूं, प्रतिस्पर्धा। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, कंपटीशन की भावना नहीं आएगी राजनीति में, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। कंपटीशन कौन क्रिएट करेगा? वो तो आपको करना है, नीतीश कुमार या उनकी सरकार तो करेगी नहीं। अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसके बगल में कोई दूसरा बिजनेसमैन अपना बिजनेस खड़ा करता है, तो कंपटीशन उसको क्रिएट करना है। मैं वही बता रहा हूं, शायद विपक्ष नहीं कर पा रहा है, आप मान रहे हैं? नहीं, मैं तो पहले ही बोला कि विपक्ष नहीं एकजुट रहा अभी तक, उसका फायदा नीतीश जी को मिला, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं उस चीज को। लेकिन जब आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा कैसे क्रिएट होगा, कुछ चीजें जनता के हाथ में भी होता है। मैंने भी आपसे पहले कहा ना कि वर्तमान परिदृश्य की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान में, यानी आज की भी बात करते हैं तो विपक्ष एक साथ कहां दिखता है? नहीं, देखिए अब तो देखिए विपक्ष तो खैर अभी एकजुट है और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपके सामने जो महागठबंधन का स्वरूप आने वाला है, बहुत ही अच्छा स्वरूप आने वाला है। और जो अभी जितनी भी पार्टियां महागठबंधन में हैं, इसके अलावा भी और भी पार्टियां इसमें जुड़ेंगी। इस बार कहीं मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन इतना अटूट होगा, इस बार इतना मजबूत होगा कि नीतीश जी कहीं भी नहीं टिकेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि भाई हमने तो धरातल पर कभी काम किया नहीं, इसलिए हम चुनाव जीत नहीं सकते। ये आरोप एनडीए की तरफ से। विपक्ष क्यों भागना चाहेगा बताइए? मुझे तो लगता है पहली बार विपक्ष कह रहा है, नहीं, मीडिया के माध्यम से मुझे आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि जैसे विपक्ष क्यों भागेगा चुनाव से। विपक्ष तो हमेशा चाहता है चुनाव हो। विपक्ष की बात ये नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है कि कोरोना का संक्रमण जिस रूप में बढ़ रहा है आज के डेट में, पहले कोरोना के संक्रमण को रोकना है, लोगों की जान बचानी है। अगर सरकार दावा करती है कि हाँ कि मैं चुनाव से पहले सब लोगों को सेव कर दूंगा, भाई कौन चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार है? कौन सी पार्टी की तैयारियां नहीं है? ये आपने दिलचस्प बात कही कि विपक्ष चाहता है कि 5 साल सरकार न चले, पहले ही चुनाव हो जाए। निश्चित रूप से कौन सी सरकार नहीं चाहेगी? बताइए कौन सा विपक्षी दल नहीं चाहेगा कि चुनाव जैसे सरकार बिफोर टाइम हो जाए, जिससे उसको मौका मिले, संभावनाएं बनी रहे। तो ये जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि विपक्ष कभी ऐसा नहीं कर रहा। क्योंकि एनडीए का यही आरोप है कि आप चुनाव से भाग रहे हैं। एनडीए तो आरोप लगाए, उनका काम है। क्या एनडीए हम लोग का कभी समर्थन करेगा? क्या एनडीए हम लोग को जैसे अप्रिशिएट करेगा? कभी नहीं, उनका काम है। और अगर मान लेते हैं कि सरकार ये चाहती है सत्ता पक्ष के चुनाव हो, और चुनाव आयोग भी सत्ता पक्ष के साथ ही है, कहता है कि हाँ चुनाव हो जाना चाहिए, फिर देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे। फिर आपकी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। तैयारियों पर एक बार आता हूं मैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम अभी कंफर्म नहीं है कि हम महागठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जब एक पार्टी ने कह दिया कि हम कंफर्म नहीं हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पिछले दिनों हमने देखा था कि काफ़ी सक्रिय थे। जो भी कार्यक्रम हो रहा था, जो भी आयोजन महागठबंधन की तरफ से हो रहा था, सभी को एक मंच पर ला रहे थे वो लगातार। तब तेजस्वी यादव सक्रिय नहीं थे। अब तेजस्वी यादव अचानक से 1-1.5 महीने में सक्रिय हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता नहीं दिख रही। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, अनुभवी नेता हैं। अनुभव जो है एज से भी होता है। उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि महागठबंधन हमेशा से एकजुट रहे। जो भी कार्यक्रम हम लोग करें, सब लोग मिलके करें, सब जैसो एक प्लेटफॉर्म पे आवे, कोशिश जरूर रही है। और बहुत जगह उनको सफलता भी मिली है। 2-3 कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया, आप लोगों ने भी देखा कि सबको हम लोगों ने जुटाने का भी काम किया। अब वक्त आ गया, जो आपने कहा ना, जितनी भी समस्याएं महागठबंधन में थी, या मांझी जी की आप बात कर रहे हैं या हम मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम सब लोग लाइक माइंडेड लोग हैं। आज मांझी जी भी एनडीए महागठबंधन के साथ हैं, मुकेश भी महागठबंधन के साथ हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और भी जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, सब लोग साथ में रहेंगे। ऐलान कौन करेगा? जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं, उसका ऐलान तो वो आकर करें। जीतन राम मांझी तो एकदम बार-बार कह चुके हैं, वो तो हर 1 महीने बाद अल्टीमेटम देते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो वक्त पे ही होता है। जो भी हम लोग की महागठबंधन में समस्याएं थी, पेच थी, हम लोगों ने भी दूर करने की कोशिश की है। बहुत सारे मीटिंग दिल्ली में भी हुए हैं, बहुत सारे मीटिंग पटना में भी हुआ है, आगे भी मीटिंग हम लोग का प्रपोज है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में, अभी तो लॉकडाउन बिहार में हो गया 31 जुलाई तक, लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि 15 अगस्त के आसपास जितने भी आपके सवाल के जवाब हैं वो हम लोग सक्षम होंगे उसका जवाब देने में। प्रयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि पिछले दिनों कांग्रेस महागठबंधन के दूसरे घटक दल हों, चाहे आरएलएसपी हो, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या वीआईपी पार्टी हो, ये आपस में मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन आरजेडी नहीं। तो क्या महागठबंधन माइनस आरजेडी जैसी अवधारणा जो बहुत समय से चर्चा में है, वैसी भी कोई तस्वीर निकल कर आएगी? एक बात मैं अभिषेक जी बहुत क्लियर कर दूं, महागठबंधन का अर्थ है आरजेडी प्लस
आरजेडी प्लस, यानी आरजेडी बड़ी पार्टी है, इस चीज को समझना पड़ेगा। उनकी भूमिका बड़ी होगी, अभी भी है और आगे भी होगी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई महागठबंधन में है तो सीटों की संख्या से लेके, कैडर से लेके वो आरजेडी का है। इस बात में कहीं भी कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी माइनस और आरजेडी प्लस। आरजेडी प्लस की ही बात होगी, माइनस की बात कभी नहीं होगी। तो फिर आरजेडी का नेतृत्व स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है? देखिए, आरजेडी का नेतृत्व किसने कहा कि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे? कभी आपने क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का ऐसा कोई बयान सुना कि मैं तेजस्वी जी का चेहरा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या मेरी तरफ से कोई बयान आया? ऐसा कभी बयान नहीं आया। हम लोगों ने यही कहा कि जब महागठबंधन यानी परिवार के तरह है, तो परिवार में कोई भी डिसीजन सामूहिक होना चाहिए। आरजेडी ने स्वतंत्र है, आरजेडी ने निर्णय लिया कि तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उस निर्णय को हम लोग सर्वसम्मति से आपके सामने तो लाएंगे ना। हम लोग कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? उसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, अब वो वक्त आ गया है। कभी भी कोई भी, हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि अगर आरजेडी साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो आप लोग अपने अपने स्तर पर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात, क्योंकि आरजेडी तो बैठने को तैयार नहीं है। आपको कैसे पता कि आरजेडी नहीं बैठता है? आरजेडी से क्या हम लोग की वार्तालाप नहीं होती है? ऐसे तो है नहीं। मैं भी तेजस्वी जी के टच में रहता हूँ, जगदा बाबू के टच में रहता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हम लोगों ने भी कमेटी बनाई है। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी में बार-बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि महागठबंधन या किसी भी घटक दल ने एक भी छेद अगर किया उस नाव में, तो वो नाव डूबना तय है। देखिए, आप देखिए कि किस तरह की बयानबाजी होती है। आरजेडी कहती है कि जीतन राम मांझी से अगर बात करनी है तो हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बात करेंगे, हमारे प्रखंड स्तर के कोई नेता जाएंगे बात करने। इस लेवल पे तो बात होती है। हम लोग को बचना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, मैं इस चीज को मैं मानता हूं कि ऐसे बयानबाजी नहीं होना चाहिए, कहीं भी उचित नहीं है गठबंधन धर्म के लिए, लेकिन ऐसी बयानबाजियां हुई है, मैं भी, हम लोग की भी नॉलेज में है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है मांझी जी की कुछ डिमांड हैं, उस डिमांड पे चर्चा भी हम लोग की हुई है, जो इंटरनल मीटिंग्स होती है, और उनकी डिमांड मैं कह सकता हूं जायज़ ही डिमांड है। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं मांगा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि आरजेडी भी इस चीज़ को समझ रही है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, उनकी भूमिका बड़ी है। तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, हम सब लोगों के नेता हैं। और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कही है कि तेजस्वी यादव मुझे सारी खूबियां हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे बैठा के सबको आम निर्णय से सहमति की जरूरत है। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा।